नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की किताब द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के बारे में। हमारे पास इसका एक काफ़ी विस्तृत हिंदी सारांश है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस सारांश से समझें कि भारत की जो मौजूदा विदेश नीति है उसकी रणनीतियाँ क्या हैं, खासकर एक ऐसी दुनिया के लिए जो लगातार बदल रही है, कुछ पक्का नहीं है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सारांश की शुरुआत ही इस बात से होती है कि भाई 21वीं सदी का जो माहौल है, अनिश्चित और बहुध्रुवीय मल्टीपोलर, उसमें भारत की विदेश नीति आखिर कैसी हो। हाँ, बिल्कुल। और सारांश ये साफ करता है कि लेखक का मानना है कि भारत को अब वो पारंपरिक सोच, पुराने ढर्रों से बाहर निकलना ही होगा। जरूरत है एक ज्यादा प्रैक्टिकल, लचीली और सबसे जरूरी पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों पर टिकी हुई रणनीति की। पुरानी लीक छोड़ने की बात। बिल्कुल। ये सिर्फ नीति बदलने की बात नहीं है, ये सोच में एक बड़े बदलाव का इशारा है, आज की दुनिया की सच्चाई को अपनाना। सारांश में एक शब्द पर बहुत जोर है, यथार्थवाद यानी रियलिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। विदेश नीति के लिहाज से इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि विदेश नीति के फैसले अब भावनाओं या नैतिक बातों या पुरानी आदतों पर नहीं, बल्कि ठोस व्यवहारिक राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेने चाहिए। सारांश में राष्ट्रहित सर्वोपरि पर बल दिया गया है। अच्छा। ये उस आदर्शवाद से थोड़ा हटकर है जहां हम सोचते थे कि दुनिया क्या कहेगी या नैतिक रूप से क्या सही है। अब सवाल है, भारत को इससे क्या मिल रहा है, क्या ठोस फायदा है? तो मूल बात है व्यवहारिकता, वो सबसे ऊपर। यानी फोकस इस पर कि भारत के लिए क्या सबसे ठीक है, भले ही वो रास्ता पहले न अपनाया गया हो। और इसी से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है भारत की पहचान दशकों तक गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट से रही, लेकिन सारांश कहता है कि अब बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट की बात हो रही है। ये क्या है, सिर्फ नया शब्द या सोच में बड़ा बदलाव? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में रणनीति में एक जरूरी बदलाव है जो आज के हालात की वजह से आया है। देखिए, गुटनिरपेक्षता का दौर वो था जब दुनिया दो खेमों में बटी थी। शीत युद्ध। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। बिल्कुल। भारत ने कहा हम किसी के साथ नहीं हैं। पर आज आज तो कई पावर सेंटर हैं, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, कई और भी। ऐसे में बहुसंरेखण का मतलब है कि भारत किसी एक गुट से नहीं बंधेगा। वो अपनी जरूरत और अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग देशों, अलग अलग ग्रुप्स के साथ रिश्ते बनाएगा। सबसे दोस्ती, मगर अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना, अपने फैसले खुद लेने की आजादी। ये आज की जो जटिल दुनिया है ना, उसकी सच्चाई को मानना है। यहाँ लचीलापन चाहिए। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। अगर आप सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आपको अपना पक्का साथी ना माने? हर कोई चाहेगा कि भारत उसके पाले में ज्यादा आए। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और यही मल्टी अलाइनमेंट की सबसे बड़ी चुनौती भी है, संतुलन साधना। ये कूटनीति में हमेशा मुश्किल रहा है और आज तो ये और भी पेचीदा हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, इन सब के अपने अपने हित हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और ये हित अक्सर टकराते भी हैं। सारांश में चीन का खासतौर पर जिक्र है। कहा गया है कि भारत को चीन के साथ सख्ती और बुद्धिमत्ता दोनों से काम लेना होगा। फर्मनेस एंड विजडम। हाँ, यानी जहां जरूरत हो वहां मजबूती से खड़े रहो, अपने हितों पर अड़े रहो, लेकिन साथ ही डिप्लोमेसी से, समझदारी से बेवजह के झगड़े टालो। ये बैलेंस सिर्फ चीन के साथ नहीं, सबके साथ साधना होगा। ये एक तरह से कूटनीति की रस्सी पर चलना है। और ये संतुलन शायद इसलिए भी और जरूरी हो गया है क्योंकि जैसा सारांश में भी कहा गया है, वो जो पुरानी व्यवस्था थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, वो अब उतनी कारगर या प्रासंगिक नहीं रही। जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आज की दुनिया की ताकत को सही से नहीं दिखाता। तो अगर पुरानी व्यवस्था कमजोर पड़ रही है तो भारत क्या करे? बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता कि पुरानी संस्थाएं सुधरेंगे। उसे खुद आगे बढ़कर, एक्टिव होकर जो नया ग्लोबल ढांचा बन रहा है उसमें अपनी जगह बनानी होगी, उसको आकार देने में मदद करनी होगी। वो पुरानी व्यवस्था तो लगभग 80 साल पहले के विजेताओं ने बनाई थी। आज की दुनिया बहुत अलग है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि भारत क्वाड में एक्टिव है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। हाँ। ब्रिक्स में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। इंडो पैसिफिक जैसी पहलों पर जोर है। ये सब कोशिशें यही दिखाती हैं
कि भारत अब सिर्फ नियमों को मानने वाला नहीं, बल्कि दुनिया का एजेंडा सेट करने में अपनी भूमिका देख रहा है। यानी अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना। हाँ, पुराने सिस्टम के भरोसे रहने की बजाय नए समीकरण बनाना। आपने नए समीकरणों की बात की। एक समीकरण घरेलू नीति और विदेश नीति के बीच भी बताया गया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा हम अक्सर सुनते हैं कि अपने देश में उत्पादन बढ़ाओ, बाहर से कम मंगाओ, लेकिन सारांश इसे विदेश नीति से जोड़ता है। ये कैसे जुड़ता है? क्या अपना सामान खुद बनाने से दुनिया में हमारी स्थिति मजबूत होती है? हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं है। सारांश के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर कोई देश अपनी जरूरी चीजों के लिए, मान लीजिए कोई खास टेक्नोलॉजी या डिफेंस का सामान या दवाइयाँ, इनके लिए पूरी तरह किसी एक या दो देशों पर निर्भर है, तो वो देश उस पर दबाव बना सकते हैं ना, उसकी विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो आत्मनिर्भरता का एक मकसद ये भी है कि दूसरों पर यह निर्भरता कम हो, रणनीतिक रूप से कम हो, ताकि भारत ज्यादा आजादी से, बिना बाहरी दबाव के अपनी विदेश नीति के फैसले ले सके। एक मजबूत घरेलू आधार, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस प्रोडक्शन, वो विदेश नीति को असल में ताकत देता है। ये तो सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्ता का ही मामला है। ये दिलचस्प है कि कैसे घर की नीतियां बाहर असर डालती हैं। सारांश में एक और बात कही गई है जो मुझे काफी अहम लगी, कि विदेश नीति अब सिर्फ बंद कमरों में डिप्लोमैट्स का काम नहीं रह गई है, ये हर नागरिक से जुड़ गई है। ये बात थोड़ी आम आदमी की रोज की जिंदगी पर विदेश नीति का कैसे असर पड़ता है। नहीं, अब ये बिल्कुल अमूर्त नहीं रहा। सारांश में ही उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कोविड महामारी या यूक्रेन संकट। हाँ। जब कोविड के टाइम में इंटरनेशनल सप्लाई चेन टूट गई, दवाइयों या जरूरी सामान की किल्लत हुई, या जब यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी और हजारों भारतीय छात्रों को वापस लाना पड़ा, या जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय वजहों से बढ़ते हैं, इन सब का सीधा असर आम नागरिक पर पड़ता है। सही बात है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुनिया में जो हो रहा है और भारत उस पर क्या कदम उठा रहा है, उससे जुड़ी हैं। व्यापार समझौते नौकरियों पर असर डालते हैं, टेक्नोलॉजी में सहयोग से भविष्य के मौके बनते हैं, सुरक्षा के फैसले हमारी जान की हिफाजत से जुड़े हैं। तो अब विदेश नीति पर ज्यादा बातें हो रही हैं और सरकार को भी ज्यादा बताना पड़ रहा है। मतलब एक तरह से लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इसे आप विदेश नीति का लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन। आम नागरिक भी अब इसमें रुचि ले रहा है। तो अगर हम इन सब बातों को यथार्थवाद, बहुसंरेखण, बदलती दुनिया, आत्मनिर्भरता और आम आदमी से जुड़ाव, इन सब को एक साथ देखें, तो सारांश के हिसाब से द इंडिया वे किस तरह के भारत की तस्वीर पेश करती है? भारत अब दुनिया में खुद को कैसे देख रहा है? देखिए, ये सारांश एक ऐसे भारत की सोच दिखाता है जो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी है, रणनीतिक रूप से जागरूक है और आत्मनिर्भर होने का इरादा रखता है। ये एक ऐसा भारत है जो ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि एक्टिव होकर अपनी जगह बनाना चाहता है, दुनिया की बातों को प्रभावित करना चाहता है। ये इस बात पर जोर देता है कि आज का भारत अपनी पहचान, अपनी ताकत को लेकर ज्यादा साफ है और अपने हितों की रक्षा के लिए वो जो कहा गया है, नर्म नहीं बल्कि निर्णायक, वैसा रवैया अपनाने को तैयार है। मतलब अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक लीडिंग पावर, एक अग्रणी शक्ति बनने की सोच है, जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ेगा। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भारत की विदेश नीति एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यथार्थवाद और अपनी आज़ादी बनाए रखना, ये अब इसके मुख्य सिद्धांत बन रहे हैं। पुरानी नीतियों की जगह नई, ज्यादा लचीली, शायद ज्यादा अवसरवादी रणनीतियां आ रही हैं। हाँ, और ये आज की अनिश्चित दुनिया के लिए जरूरी भी माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर शायद हमें आगे सोचना होगा। क्या सवाल? कि जैसे जैसे भारत ये बहुत संरेखण की मुश्किल राह पर आगे बढ़ेगा, जहां उसे अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, इन सब के साथ रिश्ते साधने, और इन सब के आपस के रिश्ते अक्सर तनाव वाले रहते हैं, तो उसे किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या भारत हमेशा ये बैलेंस बना पाएगा, खासकर तब जब इन बड़ी ताकतों में आपसी टकराव बढ़े? और क्या इस बैलेंस को साधने में कोई नए मौके भी मिल सकते हैं? बिल्कुल। कौन से नए अवसर भारत के लिए खुल सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में भारत की कूटनीति की दिशा तय करेंगे। इस पर सोचना जरूरी है।